Hello students, myself Dr. Shweta Mathur, Faculty of Commerce, VRG College, ग्वालियर। बच्चों, आज मैं आपके साथ प्रबंध के सिद्धांत विषय में प्रबंध की विचारधाराओं के विकास के ऊपर चर्चा करने जा रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है प्रबंध के सिद्धांत में प्रबंध की विचारधारा का विकास, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो प्रबंध हमारा सब्जेक्ट है ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है, नवीन सब्जेक्ट नहीं है, नवीन विषय नहीं है। ये सदियों से चलता आ रहा है, सदियों पुराना विषय है, ठीक है। यदि हम ये कहें कि प्रबंध एक ऐसी कला है जो प्राचीन काल से चली आ रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा। प्रबंध का जो स्वरूप आज विद्यमान है उसके पीछे अनेक विचारधाराएं हैं, अनेक दृष्टिकोण हैं और अनेक जो हमारे अर्थशास्त्री थे, हमारे जो विद्वान थे, उन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं अलग अलग प्रकार से प्रकट करी हैं, जिनके ऊपर जो है वो हमारी ये अप्रोचेस डेवलप हुई हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप हुए हैं। तो आज हम जो हमारे बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे F.W. टेलर और हेनरी फ्योल, इन्होंने हमें दो बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल्स दिए हैं, बहुत ही फेमस प्रिंसिपल्स दिए हैं। टेलर ने हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स प्रदान किए और फ्योल ने हमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रदान किए हैं, ठीक है। तो आज हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और इन्होंने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो किस तरीके से बनाए, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स बाय F.W. टेलर एंड हेनरी फ्योल। सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारा जो अप्रोच है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह क्लासिकल अप्रोच है, चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण, ठीक। ये हमारा इसके अंतर्गत दो तरीके की हमारे थ्योरीज आती हैं, दो तरीके की अप्रोचेस आती हैं। एक साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध, दूसरा सामान्य प्रबंध, जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारा वैज्ञानिक प्रबंध है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसके प्रतिपादक हैं F.W. टेलर, ठीक। और जो हमारा सामान्य प्रबंध है उसके निर्माता हैं हेनरी फ्योल। इन दोनों ने हमें ये दोनों अप्रोचेस प्रदान करी हैं, ठीक। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमारे टेलर के बारे में हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं कि ये कौन थे और कैसे इन्होंने इस चीज़ को हमारे सामने लेके आए, ठीक है। तो टेलर का जन्म 1856 में USA में हुआ था। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर था। इन्हें वैज्ञानिक प्रतिबंध का जन्मदाता कहा जाता है। टेलर ने अपना कार्यकारी जीवन 19 वर्ष की आयु में अमेरिका के क्रैम्प शिपयार्ड पर एक सामान्य मशीन प्रशिक्षणार्थी एवं टर्नर के रूप में प्रारंभ किया था। बहुत ही छोटे पोस्ट से इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया था। 3 वर्ष के उपरांत वे मिडवेल स्टील वर्क्स में मशीन शॉप श्रमिक के रूप में चले गए थे। उन्होंने दूसरा जॉब ले लिया था दूसरी जगह पे मिडवेल स्टील वर्क्स में। फिर उसके पश्चात 2 वर्ष बाद वे टोली नायक के रूप में पदोन्नत होकर और 4 वर्ष बाद अपनी प्रतिभा के और योग्यता के अनुसार 28 वर्ष की ही आयु में इसी कंपनी में मुख्य इंजीनियर बन गए थे, ठीक है। बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने शुरू किया, 19 वर्ष की आयु से शुरू किया और 28 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते वो मुख्य इंजीनियर बन गए थे। प्रबंध संबंधी उनके विचार सबसे पहले भिन्नक कार्यानुसार पद्धति, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम शीर्षक लेख के रूप में प्रकाश किया गया था। सन 1911 में उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नामक शीर्षक पर एक निबंध प्रकाशित किया था
और उसके बाद उसी को एक पुस्तक का नाम देके वैज्ञानिक प्रबंधन साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम से उसको पब्लिश किया गया था और सन 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने बहुत ही कम आयु में बहुत कुछ अचीव किया था और हमें बहुत कुछ मैनेजमेंट के अंदर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करके गए हैं। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक, अब आता है जो इन्होंने अपने जिस तरह का प्रबंधन दिया है, वैज्ञानिक प्रबंध साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका हम अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो वैज्ञानिक प्रबंध मिलके बना है दो शब्दों से, वैज्ञानिक और प्रबंध। ठीक, वैज्ञानिक से हमारा अर्थ क्या है? जो विज्ञान से संबंधित हो, जो भी चीजें, जो भी कार्य विज्ञान से संबंधित हो, उसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक। और प्रबंध से हमारा अर्थ है, हम प्रबंध को दो अर्थों में समझ सकते हैं। एक संकुचित अर्थ है उसका, एक विस्तृत अर्थ है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संकुचित अर्थ में हम उसे बोलते हैं कि प्रबंध क्या है? अन्य व्यक्तियों से काम करवाने की एक युक्ति है या एक क्रिया है। ठीक, और विस्तृत अर्थ में कहते हैं कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न मानवीय प्रयासों से संबंध रखने की कला एवं विज्ञान। ठीक है, तो विस्तृत अर्थ में क्या है कि हम एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से कोई कार्य करें तो वो हमारा प्रबंध कहलाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध क्या हुआ? विज्ञान को भी उन्होंने आगे डिवाइड किया है, वी और ज्ञान। विज्ञान, वी से अर्थ है विशिष्ट और ज्ञान से मतलब होता है जानकारी, मतलब विशिष्ट जानकारी। तो विशिष्ट जानकारी देना विज्ञान संबंधी से अर्थ है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन क्या हुआ? वह प्रबंधन जिसके अंदर विशिष्ट ज्ञान का भी समावेश हो। ठीक है, जहाँ पे हमें विस्तृत ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट जानकारी भी प्रबंधन के साथ में प्राप्त हो रही हो, उसको हम कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। ठीक, वैज्ञानिक प्रबंध के कुछ लक्षण एवं विशेषताएं हैं। ठीक, वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण और विशेषताएं क्या हैं? कि वैज्ञानिक प्रबंध की पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक, एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब है? किसी भी योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व कुशल प्रबंधक उसके विभिन्न अंगों का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं प्रयोग करके देख लेता है। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सी अप्रोच लगाई? साइंटिफिक अप्रोच हम लगा रहे हैं। हम चीज़ों को करके देखने, जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पे साइंस का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे हम करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को करके देखते हैं साइंस में, उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के अंदर भी एक्सपेरिमेंटेशन करके देखना चाहिए। हमें सारे एनालाइज करना चाहिए कंडीशंस को और एक्सपेरिमेंट्स करके पहले ये देख लेना चाहिए कि जो भी हम प्लान्स बना रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है और वो हम उससे कितने % तक रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा टाइमली स्टडी, सामयिक प्रयोग। सामयिक प्रयोग से क्या अर्थ है? वैज्ञानिक प्रबंध में समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का हल तुरंत उचित प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है, अतएव इसमें सामयिक प्रयोग होते हैं। मतलब समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याएं हमारी समय समय, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो वो दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स हमारी ऑनगोइंग होती हैं, एक प्रॉब्लम खत्म होती है फिर दूसरी कोई आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा टाइम टू टाइम जो भी हमारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढते जाना, उसको वहीं पे हल करते जाना ही हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ठीक, थर्ड है हमारा निश्चित योजना, अ डेफिनेट प्लान। वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे मुख्य और प्रधान लक्षण ही हमारा प्लानिंग है। ठीक है, प्रत्येक कार्य आरंभ करने से पहले
पूर्व हमें एक निश्चित योजना तैयार करनी होती है। जब तक हम वो योजना तैयार नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, हमें कहीं अगर हमने सोचा कि हम कहीं घूमने जाएं तो हमें उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले। ठीक है, हम प्लान करेंगे कि हमें जाना कहाँ है, वहाँ तक जाने के रास्ते क्या हैं, हम किस प्रकार से कैसे किस मीन्स से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम वहाँ जाएंगे तो हम वहाँ पे कहाँ ठहरेंगे, हमें क्या क्या लेके जाना होगा अपने साथ। तो ये सारा क्या है, एक प्लानिंग का प्रोसेस है। ठीक है, तो हमारे एक डेफिनेट प्लान हमें तैयार करना पड़ता है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा कार्य क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। मितव्ययिता के साथ साथ श्रमिक को कार्य क्षमता का भी ध्यान रखा जाता है। अगर हम ये ध्यान रख रहे हैं कि हमारा सारा कार्य इकोनॉमिकली होना चाहिए, तो हमें एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा कर्मचारी हैं, जो हमारे यहाँ श्रमिक हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, उनकी कार्य क्षमता कितनी है। ठीक है, और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध की प्रत्येक योजना में श्रमिकों की कार्य क्षमता का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है। अब हमें उनकी कार्य क्षमता किस प्रकार से बढ़ानी है, हम क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, हम क्या मोटिवेशन फैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, ये सारा हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ठीक, उसके बाद आता है मितव्ययिता, इकोनॉमिक। हाँ, इकोनॉमिक से हमें मतलब मालूम है कि हमारा सारा जो प्रोडक्शन है, वैज्ञानिक प्रबंधन जितना भी है हमारा, वो उसकी आधारशिला क्या है, मितव्ययिता। इसको लागू करने के लिए उत्पादक के समस्त आवश्यक तत्वों का विनाश किया जाता है और यह प्रयत्न किया जाता है कि न्यूनतम व्यय पर अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। ठीक है, जितने भी हमारे अनावश्यक तत्व हैं, उन सारे अनावश्यक तत्वों का विनाश कर देते हैं, हम उनको ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद जो है वो हम अधिक से अधिक जो है वो प्रोडक्शन करते हैं कम कॉस्टिंग के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नियमों का समूह, अ सेट ऑफ रूल्स। प्रबंध की वैज्ञानिक व्यवस्था के लिए निश्चित ही हुई योजना के अनुसार नियमों का निर्माण होता है। ठीक है, हमने जो भी प्लानिंग बनाई है, हमने जो भी प्लान्स बनाए हैं, हम अब क्या किस लिए बनाए हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो जब जो हमने प्लान बनाए हैं उसके अनुसार हमें कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है, कुछ नियम भी तैयार करने पड़ते हैं जिनका उपयोग सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक है, नियमों का समूह पहले से ही तैयार करने में ही वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने में सरलता रहती है। अगर हम पहले से ही उन रूल्स को फ्रेम कर लें, उनको अप्लाई कर दें, तो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को इजीली एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक, अगर हम वो रूल्स नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, हम फॉर एग्जांपल हमने कहीं पे स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी। अब जैसे हम बच्चों का एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को हमने बोला कि आप लोगों के सीसीई हैं, आप लोगों को ये फाइल इस टाइम तक सबमिट करनी है, और उसके बाद हम कह के भूल गए। ठीक है, हमने उसको आपको रिपीटिशन नहीं कराया या हमने स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाया कि इस डेट के बाद आपका सीसीई जमा नहीं होंगे, तो क्या होगा, आप लोग जो है वो जमा नहीं करोगे टाइमली। ठीक है, इसलिए हर जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना अनिवार्य है। जहाँ पे रूल्स होंगे, स्ट्रिक्टनेस होगी, तभी हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुँच पाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है फर्मनेस, दृढ़ता। अभी जो मैंने बात की ये उसी के साथ में हमने पॉइंट ले लिया कि दृढ़ता होना, हमने जो भी रूल्स बनाए हैं उसमें दृढ़ होने की हमें बहुत आवश्यकता होती है, तभी हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट लागू हो पाता है। ठीक, फिर आता है निश्चित उद्देश्य, डेफिनाइट ऑब्जेक्ट। प्रबंधक के सामने कार्य का संचालन करने से पूर्व एक निश्चित उद्देश्य का होना आवश्यक होता है। ठीक है, हम कोई भी कार्य का संचालन कब कर सकते हैं, जब हमारे सामने एक निश्चित उद्देश्य हो, हमें पता हो कि हमें करना क्या है, हमें पहुंचना कहाँ तक है। हमें जब तक ये नहीं मालूम होगा तब तक हम कोई भी कार्य या कोई भी किसी भी कार्य का संचालन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका एक्सटेंट ऑफ
रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व की सीमा। उत्तरदायित्व क्या है हमारा? पहले छोटी मात्रा में उत्पादन होने के कारण उत्तरदायित्व नहीं होते थे, एक ही व्यक्ति सारा कार्य कर लेता था। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ करता था तो फैमिली मेंबर्स आपस में ही कोऑर्डिनेट करके प्रोडक्शन कर लिया करते थे, ठीक है। उन्हें बाहर से लेबर हायर करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीनरीज का इंट्रोडक्शन हुआ, वैसे वैसे लेबर की नीड भी बढ़ती गई, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा तो लेबर का रिक्वायरमेंट और बढ़ा, तो उससे क्या हुआ, हमारा उत्तरदायित्व भी उतना ही बढ़ता गया, ठीक है। अतः इसकी सीमा को निर्धारित करने तथा इसमें क्रमिक कमी लाना वैज्ञानिक प्रबंध की एक विशेषता है, ठीक। अब जब हमारा ये उत्तरदायित्व इतना बढ़ गया तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें, हम कैसे श्रमिकों को कम करें, या कैसे श्रमिकों से हम ऐसे काम लें कि कम लोगों में ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट हो जाए। तो ये हमारा कौन हमें बताता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध, ठीक। उसके बाद हमारा आता है ये सारे हमारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, ठीक है। जब हमारा प्रबंधन बना है, वैज्ञानिक प्रबंध है, तो उसके सर्टेन प्रिंसिपल्स भी सेट किए गए हैं, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला प्रिंसिपल है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान ना कि अंगूठा राज्य। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? हमारा ये जो प्रिंसिपल दिया गया है, जो हमारा F.W. टेलर ने ये प्रिंसिपल दिया है, ये सिद्धांत हमारा क्या बताता है? इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण पद्धतियों के आधार पर किया जाता है और अंगूठा राज्य का बहिष्कार किया जाता है। मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा किस पे बेस है? साइंटिफिक थ्योरीज पे बेस्ड है, मतलब प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है। वो हमारा इस पे बेस्ड है जो हम करके देखा हमने, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, इनके ऊपर बेस है। हम ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत विद्यमान परंपरागत तथा रूढ़िवादी पद्धतियों का परीक्षण किया जाता है और यदि वे विज्ञान की कसौटी पर सही उतरती है तो उसका उपयोग किया जाता है, अन्यथा उसको समाप्त करके उसके स्थान पर नवीन पद्धतियों को विकसित किया जाता है। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पुराने जो चले आ रहे हैं प्रिंसिपल्स, उनको हम स्टडी करते हैं, वापस से स्टडी करते हैं और उनको स्टडी करके हम ये देखते हैं कि क्या ये अभी भी एट प्रेजेंट कंडीशंस में भी एप्लीकेबल हैं या नहीं हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि प्रेजेंट कंडीशंस में एप्लीकेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं और नवीन पद्धतियों का विकास करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका एकता ना कि विवाद, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। वैज्ञानिक प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि इसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली असंगतियों अर्थात मेल न खाने वाली प्रतिकूल स्थितियों को समाप्त करके उन्हें अनुकूल बनाया जाता है, ठीक। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो परिस्थितियां, जो कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं थी उनको हम हटा देंगे और प्रतिकूल स्थितियों को स्थापित कर देंगे, ठीक। जो हमारे साथ में चलने वाली हमारे फेवरेबल कंडीशंस होंगी उनको हम अप्लाई कर देंगे। थर्ड, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वैज्ञानिक प्रबंध का तीसरा सिद्धांत है ये। इसके अंतर्गत व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग की भावना को प्रोत्साहन दिया जाता है,
ठीक है, हम ये नहीं कहते कि अकेला व्यक्ति ही सारा कार्यभार संभाले, बल्कि हम किस पे विश्वास करते हैं कि सहयोग की भावना के ऊपर, कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जाए, समन्वय स्थापित किया जाए। यह सहयोग ना केवल कर्मचारियों में आपस में ही, बल्कि कर्मचारियों और मालिक में भी हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कर्मचारियों के बीच में ही सहयोग हो, बल्कि ये सभी के बीच में सहयोग होना चाहिए, चाहे वो मालिक हो चाहे वो कर्मचारी। तभी हम किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट मतलब ये चौथा सिद्धांत हमें बताता है कि ये किस पे बल देता है, अधिक उत्पादन के ऊपर, मैक्सिमम आउटपुट के ऊपर। ये सीमित उत्पादन की विचारधारा का विरोध करता है। उनके अनुसार जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही अधिक लाभ होगा। ठीक है, जो हमारा लाभ डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, जितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही अधिक हमारे को लाभ होगा। जितना अधिक लाभ होगा मालिकों एवं श्रमिकों दोनों को उतना ही अधिक लाभों में हिस्सा प्राप्त होगा, और जब दोनों को भरपूर लाभ मिलेगा तो लाभ के वितरण संबंधी विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो इनका कहना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ये प्रिंसिपल हमारा किस पे बेस्ड है कि जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे वो आपके मालिक हो चाहे वो श्रमिक हो, सबके बीच में वो डिवाइड होगा। और इसलिए उससे उत्पन्न होने वाले जितने भी वितरण संबंधी विवाद हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे, एबॉलिश हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति का उच्चतम कुशलता एवं संपन्नता पर तक विकास, द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के प्रत्येक श्रमिक को उसकी अधिकतम कुशलता एवं संपन्नता तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जाता है। इस दृष्टि से श्रमिकों की भर्ती वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के आधार पर की जाती है। तत्पश्चात उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उसके पश्चात उन्हें उचित एवं सुविधाजनक परिस्थितियों के अंतर्गत श्रम विभाजन के अनुसार या आधार पर समुचे कार्य में बांट दिया जाता है। ठीक है, ऐसा करने पर जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है वे उसे वही कार्य दे दिया जाता है तथा उन्हें प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति से पारिश्रमिक दिया जाता है। साथ में पदोन्नति के भी अवसर प्रदान किए जाते हैं। इससे श्रमिक में अधिकतम संपन्नता आती है। ठीक है, हम ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये क्या बताता है, टू डेवलप द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब हमें सभी का पूर्णतः विकास करना चाहिए। ठीक है, पूर्णतः विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि हम श्रमिक की उसकी अधिकतम कुशलता और संपन्नता तक पहुंचा दें, जो उसकी मैक्सिमम उसके अंदर कैपेसिटी है। हर इंसान के अंदर कुछ कैपेसिटीज़ होती हैं, हम किसी के अंदर कम डेवलप हुई भी होती है, किसी के अंदर ज़्यादा डेवलप्ड होती है। तो हमारा ये प्रिंसिपल कहता है कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी भी इंसान की, उस तक उसकी कुशलताओं को उसको संपन्न बना दिया जाए, उसको उतना सकुशल बना दिया जाए जिससे कि वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा नियोजन ना कि तदर्थवाद, प्लानिंग नॉट एडोलसिज्म। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतिम सिद्धांत के अनुसार इसके अंतर्गत कार्य मनमाने ढंग से ना कराकर निश्चित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा नियमों के आधार पर करवाना चाहिए और करवाया जाता है। ठीक है, लास्ट हमारा प्रिंसिपल कहता है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग कार्य होना चाहिए
ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि कहीं पे भी कुछ भी कार्य किसी को भी सौंप दिया गया। पूरी जो हमने प्लानिंग करी है उसी के अकॉर्डिंग हमें हर एक से काम करवाना चाहिए। ठीक, तो ये सारे हमारे थे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। नेक्स्ट आता है आपके कि अब ये हेनरी फ्योल हमारे प्रतिपादक थे जनरल प्रिंसिपल्स के। ठीक, तो जनरल प्रिंसिपल्स के प्रतिपादन उन्होंने किया, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो फ्योल का जन्म सन 1841 में फ्रांस में हुआ था। सन 1860 में इन्हें फ्रांस की एक बड़ी कोयला खान कंपनी में इंजीनियर नियुक्त किया गया। 1872 में वह इसी कंपनी में प्रबंधक तथा 1888 में प्रबंध संचालक बन गए और अगले 30 वर्ष तक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। इस सर्वोच्च पद पर आसीन होने के कारण फ्योल ने उच्च स्तर पर प्रबंध की समस्याओं का गूढ़ अध्ययन किया और उन्होंने 1916 में फ्रेंच भाषा में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक प्रकाशित की, जिसका 1929 में अंग्रेजी अनुवाद किया गया। ठीक है, और 1925 में इनका देहांत हो गया। ठीक, तो ये हमारे हेनरी फ्योल के बारे में, उनकी जीवन के बारे में कुछ था। तो अब आता है आपका वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में टेलर का योगदान। ठीक है, जो हमारे टेलर थे, जिनके बारे में हमने अभी पहले पढ़ा था, तो टेलर ने जो हम पढ़ के आए कि उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, तो टेलर का कंट्रीब्यूशन प्रबंध के क्षेत्र में क्या रहा, उन्होंने और उसके अलावा प्रिंसिपल डेवलप किए, तो वो प्रिंसिपल कैसे डेवलप किए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था साइंटिफिक मैनेजमेंट में, तो ये जानते हैं। पहला उनका कंट्रीब्यूशन था नियोजन, प्लानिंग। वैज्ञानिक प्रबंध का प्रथम योगदान हर कार्य के लिए एक विशेष योजना का होना है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी वैज्ञानिक प्रबंध जब हम करते हैं तो उसके अंदर का हम क्या कर रहे हैं, प्रथम योगदान उसका क्या है कि हर कार्य, जो भी कार्य हम करें उसके लिए प्लानिंग का होना अनिवार्य है। बिना प्लानिंग किए हम साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ठीक, सेकंड है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोगों का बहुत अधिक महत्व है, ये हम जानते ही हैं। प्रयोगों द्वारा श्रमिक की विभिन्न क्रियाओं की जांच की जा सकती है तथा उनका विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे उनके सुधार करके कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सके। ठीक, हम जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, हम स्टडी करेंगे, हम अपने श्रमिकों के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं कि कौन किस तरह का कार्य कर रहा है, अगर सिमिलर कंडीशंस दी जाएं तो कौन किस तरीके के कार्य को कर पाता है, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने पे हमें उनके बारे में अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी, जिनके द्वारा हम उनका विकास कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कार्य संबंधी अनुमान, टास्क आइडियाज। टास्क आइडियाज क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध इस बात का ज्ञान कराता है कि एक प्रथम श्रेणी के श्रमिक की उचित परिस्थितियों में कितना कार्य करना चाहिए। कार्य संबंधी अनुमान के बिना यह ठीक मालूम नहीं किया जा सकता कि श्रमिक प्रतिपादित उत्पादन में से कम कार्य कर रहा है या अधिक। ठीक है, कार्य संबंधी अनुमान लगाने से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन कितना कार्य कर रहा है। हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि सबको इतना काम करना है, तभी हम ये जान सकते हैं कि जो श्रमिक है वो उतना कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, या उससे अधिक कर रहा है या उससे कम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका श्रम संगठन पद्धति, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हमें पता है कि श्रम संगठन बहुत जल्दी बन जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा श्रमिक काम कर रहे होते हैं वहाँ पे श्रम संगठन बन जाते हैं और वो फिर अपने लिए, अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। अपनी डिमांड्स रखना, जगह जगह पे हमने सुना है कि स्ट्राइक्स हो रही हैं, क्यों हो रही हैं कि लेबर अपनी वेजेस बढ़ाना चाहती है या छुट्टी चाहती है अलग अलग कारणों से, या वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो इसलिए लेबर ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए जाते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध का
मुख्य उद्देश्य न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। मितव्ययिता उस समय मिल सकती है जबकि कारखानों में उचित संगठन तथा विभिन्न कार्यों का निरीक्षण सुचारू रूप से हो रहा हो। बड़े पैमाने के उत्पादन में ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं, जिससे कारण मालिक और श्रमिक के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हो पाते। अतः समय समय पर प्रबंधन द्वारा श्रमिक के साथ मीटिंग आयोजन करके उन्हें संगठन की नीतियों में उद्देश्यों की जानकारी देनी चाहिए। हमें रेगुलर टच में, जो मैनेजमेंट है उसको श्रमिकों के साथ रेगुलर टच में रहना चाहिए। जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बनाई इसीलिए जाती हैं जिससे कि डायरेक्ट और मैनेजमेंट के साथ में उनकी डीलिंग हो सके। ठीक है, उनके जो क्या प्लान्स हैं उन्हें उनके साथ में अपने साथ लेकर चलना चाहिए, जिससे कि हम और अच्छा कार्य कर सकें। ठीक, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, अपवाद का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन क्या कहता है? टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को एक अपवाद का सिद्धांत बताया है। अपवाद का सिद्धांत क्यों बताया है? इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में संस्था के सभी कार्य अधीनस्थों द्वारा ही किए जाने चाहिए तथा केवल अपवाद की परिस्थितियों में ही प्रबंधकों को दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करनी चाहिए। उनका कहना है कि जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उनको ही दैनिक रूप में कार्य करना चाहिए। वे प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन है, मतलब हम मान के चलते हैं कि मैनेजर कार्य करते हैं, मैनेजर काम अलॉट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन का काम मैनेजर्स का होता है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। डे टू डे लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। सबऑर्डिनेट्स को, अपने श्रमिकों को अपने आप कार्य कर देना, उनको एक बार हमने बता दिया तो उनको हमें रोज टच नहीं करना चाहिए, अपने आप उनको कार्य करने देना चाहिए, जिससे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन भी बढ़े और उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो। तो इसलिए उन्होंने इसको अपवाद का सिद्धांत कहा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कारखाने के स्वास्थ्यप्रद वातावरण, हेल्दी एटमॉस्फेयर ऑफ द फैक्ट्री। हेल्दी एटमॉस्फेयर कैसे होना चाहिए? कारखाने के वातावरण का उत्पादन क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं उसका हमारे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम कार्य तभी कर पाएंगे जब हमारे को एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। ठीक, अच्छे एनवायरनमेंट जब हमारा होगा तभी हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि हेल्दी एटमॉस्फेयर वहाँ पे होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव तथा उनका प्रशिक्षण, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबर्स। ठीक है, साइंटिफिक प्रशिक्षण होना चाहिए और उनकी ट्रेनिंग भी लगातार होनी चाहिए, जिससे कि जैसे जैसे उनकी ज़्यादा ट्रेनिंग होगी, उनका प्रशिक्षण अच्छे से होगा तो उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट, साइंटिफिक अलॉटमेंट ऑफ टास्क, कार्य का युक्तिपूर्ण वितरण, कर्मचारियों का चुनाव कर लेने तथा उसको आवश्यक प्रशिक्षण दे देने के पश्चात उन्हें कार्य सौंपने की समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है। ठीक, कार्य सौंपते समय उनकी योग्यता तथा कार्य की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कितना सक्षम है, कौन कितना कार्य कर सकता है और कौन किस प्रकार का कार्य कर सकता है, हमें हमेशा कार्य सौंपने से पहले इन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हर कोई अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रदान कर सके। ठीक, फिर है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति, इंसेंटिव वेज सिस्टम। इंसेंटिव वेज सिस्टम क्या कहता है? श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि कारखानों में प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति अपनाई जाए। प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति से हमारा अभिप्राय क्या है कि मजदूरी देने की एक ऐसी पद्धति है ये जिसके अपनाने से श्रमिक अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके। ठीक, जैसे हमारा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम हमारा क्या कहता है कि जिसने जितने पीस बनाए उसको उस हिसाब से आप वेजेस प्रदान करें। ठीक है, तो हम उससे क्या होगा,
इंसेंटिव वेज सिस्टम से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन हम करवा पाएंगे अपने लेबर से। ठीक, नेक्स्ट है आवश्यक एवं अच्छे सामान की व्यवस्था करना, अरेंजमेंट ऑफ एसेंशियल एंड गुड मटेरियल। हम जब प्रोडक्शन करने जाते हैं, जब हम लेबर लगाते हैं, तो लेबर की कार्य क्षमता हमारी डिपेंड करती है बहुत कुछ कच्चे माल के ऊपर। माल की क्वालिटी जिस टाइप की होगी, उनका आउटपुट भी उसी तरीके का होगा। ठीक, इसलिए ये आवश्यक है कि कच्चा माल बहुत सोच विचार करके और अच्छे से अच्छा क्रय किया जाए। ठीक, जितना अच्छा क्रय करेंगे उतना क्या होगा, उत्पादन में प्रमापीकरण करें और उसमें वृद्धि हो पाएगी। जितना हमारा प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाएगा। ठीक, नेक्स्ट उपयुक्त औजारों की व्यवस्था, सुटेबल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। हमारे जो औजार हैं जिनके द्वारा कार्य होना है, जो लेबर कार्य कर रही है, उसको ऑटोमेटिकली टूल्स की, औजारों की ज़रूरत होगी। तो उन औजारों, वो भी हमारे पास जिन औजारों की ज़रूरत है वो औजार वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। उत्पादन कम तथा घटिया किस्म का होगा अगर उनकी कार्य क्षमता भी घट जाएगी अगर उनको हम सही सूटेबल टूल्स उनको अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन से क्या अर्थ है? प्रमापीकरण वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य अंग है। वैज्ञानिक प्रबंध में कोई भी बात श्रमिकों के ऊपर नहीं छोड़ी जाती है। न केवल उनके लिए प्रमापित किस्म के औजार दिए जाते हैं, बल्कि कार्य करने की प्रमापित विधियों का भी निर्माण किया जाता है, जिसके द्वारा कम से कम परिश्रम से अधिक कार्य किया जा सके। वैज्ञानिक प्रबंध में प्रमापित समय में प्रमापित विधियों द्वारा प्रमापित सामग्री से प्रमापित उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, प्रमापीकरण क्या है हमारा? स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि हम कुछ भी अपने लेबर के हाथ में, श्रम के हाथ में नहीं छोड़ते। हमें सभी चीज़ें क्या करनी होती हैं, खुद ही स्टैंडर्डाइज करके देनी पड़ती हैं उनको। हम चाहे टूल्स हों, चाहे वो प्लान हो, हर चीज़ को हम उनको स्टैंडर्डाइज करके, प्रमापीकरण करके ही उन तक पहुंचाते हैं। ठीक, तो ये हमारे कुछ थे आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स। ठीक, जो कि हमारे को किसने प्रदान करी हैं? FW टेलर ने। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।